नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। शायद ही ऐसा कोई हो जिसने स्टे ऑर्डर का नाम ना सुना हो, लेकिन आज हम बताने वाले हैं क्या होता है स्टे ऑर्डर, कैसे लेते हैं स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करने पर क्या होता है, कानूनी प्रावधान। इन तमाम बातों को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी प्रॉपर्टी से जुड़े मामले कोर्ट में फाइल किए जाते हैं तो प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकांश मामलों में केस फाइल करने वाली पार्टी स्टे ऑर्डर का प्रार्थना पत्र जरूर देती है, ताकि जब तक केस में फैसला ना आ जाए तब तक विपक्षी पार्टी प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो स्टे ऑर्डर किसी कार्यवाही या किसी कार्य को रोकने का एक आदेश होता है। स्टे ऑर्डर मिलने का मतलब यह होता है कि प्रॉपर्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यहां तक कि प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का लोन ना लिया जा सके या प्रॉपर्टी टूट जाए तो उसकी मरम्मत ना कराई जा सके, प्रॉपर्टी को लीज पर ना दिया जा सके। स्टे ऑर्डर के लिए न्यायालय में सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 1 एवं 2 के तहत केस के साथ एक एप्लीकेशन दी जाती है। ऐसा देखने में आता है कि शुरुआत की कुछ तारीखों में ही मुख्य केस के शुरू होने से पहले ही न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी कर दी जाती है। अगर सबूतों एवं तर्कों से न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। स्टे ऑर्डर कब तक लागू होता है, इस पर भी बात करते हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्टे ऑर्डर केवल 6 महीने तक के लिए वैध होता है। इसके बाद स्टे ऑर्डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है और फिर से कोर्ट में बहस करके स्टे ऑर्डर को रिन्यू कराना होता है। यदि न्यायालय किसी विशेष कारण को दर्शाते हुए स्टे ऑर्डर की अवधि अधिक रखता है तो उस अवधि तक के लिए स्टे ऑर्डर जारी रहता है, जब तक कि न्यायालय ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामलों में अक्सर स्टे ऑर्डर केस की पूरी अवधि के लिए दिए जाते हैं। स्टे के दौरान कोई भी पार्टी आदेश का उल्लंघन करती है तो उस पार्टी के खिलाफ सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत याचिका दायर की जा सकती है। न्यायालय द्वारा इस प्रावधान के तहत उल्लंघन करने वाली पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है एवं 3 महीने तक के सिविल कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। और एक बात, अगर 1 साल के बाद भी पार्टी द्वारा उल्लंघन जारी रहता है तो इस प्रावधान के तहत न्यायालय द्वारा अटैच की गई प्रॉपर्टी को बेचने के आदेश भी जारी कर सकता है। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी बेचने से जो पैसा आता है उस पैसे से पीड़ित पार्टी को मुआवजा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं होता है उन्हें यह समस्या आती है कि उन्हें प्रॉपर्टी से छेड़खानी का अंदेशा तो पूरा होता है पर सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं मिल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा होता है दूसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी में घुसने नहीं देती एवं चुपके चुपके अंदर ही अंदर प्रॉपर्टी से छेड़खानी चलती रहती है। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें, आप सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करवा सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर एक एडवोकेट ही होता है जिसे न्यायालय द्वारा कोर्ट कमिश्नर के रूप में प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है और बाद में कोर्ट में वह अपनी रिपोर्ट फाइल करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि स्टे ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है या नहीं। कुछ लोग स्टे ऑर्डर का उल्लंघन होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, जो कि एक सामान्य प्रावधान है। बाद में सामने वाली प्रॉपर्टी या डिफेंस ले लेती है। इसके उल्लंघन के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी साफ किया जा चुका है, जब कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध है तो सामान्य प्रावधान उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑर्डर 39 रूल 1 एवं 2 के मामले में अगर स्टे ऑर्डर का उल्लंघन होता है तो हमेशा 39 ऑर्डर 39 रूल 2A की एप्लीकेशन ही लगाएं। तो ये था स्टे ऑर्डर पर हमारा छोटा सा वीडियो। हमारा चैनल किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
आप हमारे हर वीडियो की पुष्टि अपने स्तर से करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।